संपादकियों की अगर बात करें तो हम देख पाएंगे यहाँ पर बहुत बेहतर टॉपिक है। एक जो सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, उजड़ता जोशीमठ मानव निर्मित त्रासदी। जोशीमठ का लगातार आप चर्चा में देख भी रहे हैं कि क्या जोशीमठ है, आप सब जानते हैं ये लगातार चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, इन सब को हम बात करेंगे। और ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 लैंडस्लाइड आपदा प्रबंधन वाले से भूस्खलन से रिलेट करेगा और ज्योग्राफी से भी मैच कर सकता है। तो इसके पॉइंट को देखते हुए आप किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो लैंडस्लाइड से कहीं पर भी आ जाए, तो आप वो पॉइंट करने की नजर में रहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप जोशीमठ को याद रखते हुए लिखते चलेंगे। खैर, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील एरिया है, आप जानते हैं भारत चीन तिब्बत सीमा पर माना है। और चूंकि जोशीमठ से मेरा इसलिए भी विशेष लगाव है कि बचपन मेरा 10 साल उत्तराखंड में बीता है, तो वहाँ की जो इस तरह की स्थितियां होती है उसको देखकर आपका मेरा सबका दिल रोता है। तो एक तो भारत चीन तिब्बत सीमा के लिए मशहूर है, अंतिम गांव माड़ा के लिए मशहूर, और करीब 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्मठ जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पूरी इसकी यात्रा दी है, तिब्बत चीन के बॉर्डर पे माड़ा आपका अंतिम गांव होता है, वो भी है। खैर, उसके लिए मैं क्या, आईटीबीपी का कैंप भी यहाँ पर है, ये सब इसकी जानकारी है। पर्यटन स्थल औली भी यहाँ पर है। लेकिन अब मेन हम बात आते हैं कि क्या चर्चा में है। लेकिन आज ये जोशीमठ शहर उजड़ने के कगार पर है। क्यों, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह की दरारें जोशीमठ में आ रही हैं, वो आपके सामने है। ये देखिए, अंधाधुंध पनबिजली परियोजना, बेतरीब सड़क निर्माण, अनियोजित बसावट के साथ साथ स्थानीय लोगों का रहन सहन भी जोशीमठ के उजड़ने का कारण। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं क्या ये समस्या हो रही है ना। ये जोशीमठ को कहां लेकर छोड़ेगी, ये देखिए। खैर, तो अब क्या क्या कारण है आइए देखते हैं। एक तो जोशीमठ नगर की वर्तमान में आबादी लगभग कितनी है, 25,000 है। यहाँ रात में जो हल्की दरार होती, दिन में 12 घंटे में हाथ डालने लायक होती, पूरे शहर का ही हाल है। और लगातार इस पर चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री जी और अन्य भी लोगों ने आपने देखा। अब आइए कि जोशीमठ के हम बेसिक पॉइंट पर चलें कि जो लैंडस्लाइड, ये भूस्खलन हो रहा है, उसके कारण क्या है। तो आप ये जानते हैं कि जोशीमठ नगर पुराने रॉक स्लाइड भूस्खलन क्षेत्र पर बसा है। एक तो पुराने रॉक स्लाइड भूस्खलन लैंडस्लाइड क्षेत्र पर बसा हुआ है। अलकनंदा नदी बहुत तेजी से यहाँ नीचे आती है, जिससे बहुत सारा मलबा भी यहाँ पर आता है। अब जोशीमठ के उजड़ने के अगर कारणों में देखें, जो ये लैंडस्लाइड के कारण, सबसे पहला कारण क्या है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज है। अंधाधुंध पनबिजली परियोजनाएं जैसे विष्णुगढ़, तपोगल, तो लगातार हम अंधाधुंध पनबिजली परियोजनाएं बना रहे हैं। बेतरीब सड़क निर्माण, कोई सड़क निर्माण का मानक नहीं। अनियोजित बसावट के साथ साथ बढ़ती आबादी, इसके साथ साथ स्थानीय लोगों का रहन सहन जो चेंज हो रहा है। अब चार धाम के पर्यटन से जीविकोपार्जन करने वालों को अधिक पैसा कमाने का चस्का लग चुका, तो वो जो पर्यटन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, बदलती जीवन शैली है, पर्यटक बढ़े तो होटल बनने शुरू हुए, वहां पर सरकार ने बढ़ावा दिया, तो लोगों ने अपनी जो परंपरागत पहाड़ी शैली होती है उससे अपने आप को दूर कर लिया, और परंपरागत शैली से बने अपने पुराने मकान तोड़ करके उन्होंने क्या कर दिया, सीमेंट बालू ईंटें दूर दूर से मंगवा करके आधुनिक मकान खड़े कर लिए, ताकि बाहरी लोग उनके मेहमान बनकर घर में रह सके। सड़कें बन जाने के बाद यहाँ स्थानीय आबादी भी बढ़ी, और उससे ज्यादा मात्रा में, लगभग 10 गुना मात्रा में टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे, जो कि उसकी क्रांतिक क्षमता से अधिक थे। स्थानीय प्रशासन ने घर घर नल भी पहुंचा दिए। पहले क्या होता था, लोग नदी से पानी लाते थे, गुदेरे से, गाड़ से, पहले जिसे जितनी जरूरत थी उतनी नदी के पास जाता था, पानी ले आता था और पानी का इस्तेमाल करता था। अब जो घर में नल लगा, पानी खपत बढ़ गई। इस इलाके में जो एक औसत था कि ठंड के दिनों में औसतन प्रति व्यक्ति 10 लीटर पानी एवं गर्मी के दिन औसतन 21 लीटर पानी की जरूरत थी। देखिए कितना बढ़िया आंकड़ा है, मतलब औसतन एक व्यक्ति को 10 लीटर पानी ठंड में चाहिए और गर्मी में 21 लीटर। लेकिन कंक्रीट के निर्माण से बढ़ने से, आधुनिक जीवन शैली अपनाने से क्या हुआ, पानी घर तक पहुंचने से क्या हुआ कि यहाँ की मांग औसतन 75 लीटर तक हो गई। देखिए कितनी, मतलब अगर 21 को ही मान ले हम गर्मी वाले को भी, तो औसतन पूरे साल 75 लीटर पानी बहने लगा। जब इतना पानी मान इस्तेमाल होगा तो जाहिर से पानी को बहने का रास्ता भी चाहिए। अब पहाड़ों की ढलानों पर बने मकानों के नीचे नालियों की जगह पानी जमीन को काटकर तेजी से नीचे आने लगा। इससे न केवल आधुनिक कंक्रीट वाले बल्कि पारंपरिक मकान भी ढहने लगे। यही नहीं, ज्यादा पैसा कमाने के लोभ ने जमीनों पर अवैध कब्जे भी हो गए। आप देख रहे हैं, हल्द्वानी मुद्दा ही चल रहा है। दरिया किनारे पर्यटकों के लिए भी आवास बनाने का लालच बढ़ाया। असल में हिमालय एक जिंदा पहाड़ है और वहां लगातार भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती है। यहाँ पे जानते हैं कि हिमालय अभी भी सबसे ज्यादा एक्टिव है, सर्वाधिक युवा फोल्डेड माउंटेन है, सर्वाधिक सक्रिय है। यहाँ सैकड़ों ऐसी धाराएं हैं जहां वर्षों पानी नहीं आता, लेकिन जब ऊपर ज्यादा बर्फ पिघलती है तो पानी अचानक आने लगता है। और याद कीजिए आप 2021 में जो चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से कैसी विनाशकारी बाढ़ आई थी।
तब पक्के कंक्रीट मकानों के कारण ही सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। तो असल में ऐसे अधिकांश मकान जो सूखी जलधाराओं के पास बना दिए जाते हैं, वो जब पानी आता है अचानक तो फिर उनको आप रोक नहीं सकते, और पानी को अपने पारंपरिक रास्ते में व्यवधान दिखेगा तो उसको ढा देगा, तो जाहिर सी बात है। और यहाँ जलवायु परिवर्तन भी बहुत काम कर रहा है। तो ऐसे अगर हम देखें तो आधुनिक जनरेटर, लाइट, धुआं, अंधाधुंध पर्यटन, प्लास्टिक, कचरा, इन सब ने यहाँ की भूगोल को बदल के रख दिया। पहले इस अंचल में पारंपरिक घर होते थे, क्योंकि मैं 10 साल रहा हूँ अपने उत्तराखंड में पिथौरागढ़, जहाँ पर भी बड़ी टूरिज्म जो ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं, तो वहाँ पर लोग पहले अपने पारंपरिक घर, नीचे गोट, ऊपर मकान, वो भी पत्थर की स्लेट ढाल करके, बढ़िया लकड़ी, पुआल और मिट्टी मिला करके, तो बड़े एक तो ठंड में राहत देने वाले घर होते थे और बड़े वैज्ञानिक दृष्टि से घर होते। लेकिन अब क्या किया हमने, सब बदल दिया। लिखा हुआ इसमें, पेरिस अंचल के पारंपरिक घर में स्थानीय मिट्टी में रेत मिलाकर धूप में पकाई गई ईंटों से बनते थे। इन घरों की बाहरी दीवारों को स्थानीय पुतनी मिट्टी और उसमें वनस्पतियों के अवशेष को मिलाकर ऐसा कवच बनाया जाता था जो शून्य से नीचे तापमान में भी उसमें रहने वालों को उष्मा देता था, गर्मी। अब दुखद यह है कि लोग इससे मुंह मोड़ रहे हैं और आधुनिकता की नजर में हम कंक्रीट को जा रहे हैं, सीमेंट की ओर जा रहे हैं। कंक्रीट गर्मी में तपती है और जाड़े में अधिक ठंडा करती है। सीमेंट की वैज्ञानिक आयु 50 साल ही होती है, जबकि इस इलाके में पारंपरिक तरीके से बने कई मकान, मंदिर, मठ सैकड़ों साल से ऐसे ही खड़े हैं शान से। पिछले साल अगस्त में जोशीमठ शहर में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया था, जिसकी रिपोर्ट नवंबर में आई। उसमें स्पष्ट लिखा था कि भूधसाव का मुख्य कारण क्या है कि नगर के नीचे जो अलकनंदा नदी में हो रहा तेजी से कटाव है और ड्रेनेज सिस्टम का सही ना होना। जोशीमठ में महज 10% परिवार इस सीवेज योजना से जुड़े, बाकी 90% परिवारों के घरों का पानी गड्ढों में ही जा रहा है, जो पहाड़ी जमीन को भीतर ही भीतर काट रहा है। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, चीन नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के अन्य शहरों को भी यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो सबसे पहले जो नैसर्गिक जलधाराएं, जो प्राकृतिक जलधाराएं हैं, उनके अविरल प्रभाव पर ध्यान देना होगा, उनको अविरल बहने देना होगा। बेलगाम पर्यटन से अगर रोकना है तो इस चीजों को हमें, तो बेलगाम और बेतरीब पर्यटन टूरिज्म को रोकना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि जोशीमठ में नगर में पानी की निकासी के लिए मजबूत ड्रेनेज सिस्टम हो। पूरे हर जगह कहीं पर पॉइंट है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत जरूरी किसी भी प्लेस के लिए। समूचे नगर क्षेत्र में घरों से निकले पानी को पक्की नालियों के जरिए इस तरह बहाया जाए कि पानी जमीन के अंदर न जा सके। नए बहुमंजिला भवनों को अनुमति न दी जाए जिससे भूमि पर अधिक दबाव न पड़ सके। नदी किनारे भू कटाव रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने, नदी के विस्तार मार्ग पर निर्माण से मुक्त रखने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इन चीजों पॉइंट्स पे, तो आपको जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना, अविरल आपको वृक्षारोपण अधिक मात्रा में करना, और परंपरागत जीवन शैली जो वहां की है उसको बचाना, अधिक पानी का दोहन नहीं करना, सड़क निर्माण में मानक होना, और संतुलित और स्थायी संधारणी पर्यटन की ओर बढ़ना, ऐसे कुछ प्रयास करना होगा। और मेड़बंदी है ना, पुराने ग्लेशियर और तालाब को जीवित रखना और संधारणी विकास, ऐसे कुछ प्रयास करके ही हम लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिन में ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्थिति पूरे भारत में, खासतौर से जो पहाड़ी राज्य और जहां पर ऐसे संवेदनशील प्लेसेस हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए आप इतना क्वेश्चन लिख सकते हैं कि लैंडस्लाइड के वास्तविक कारण क्या होते हैं, हाल ही में जोशीमठ में जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जो ये होने की त्रासदी दिख रही, क्या क्या कारण है। चलिए अगला संपादकीय देख लेते हैं। अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं यह है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ट्रेड की बात हो रही है और जो अभी एफटीए हुआ है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। और आपका ये आईआर से संबंधित मुद्दा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। आप जानते हैं पिछले दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA को आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। समझौते के तहत तकरीबन 6000 से ज्यादा भारतीय उत्पाद बिना किसी निर्यात शुल्क के ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बिक सकेंगे। कितने? 6000 से अधिक भारतीय उत्पाद बिना किसी निर्यात शुल्क के ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बिक सकेंगे। अब देखते हैं कि इस EFTA में क्या क्या होने वाला है। और पिछले एक दशक में किसी भी विकसित देश के साथ भारत का यह पहला व्यापार समझौता है। जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ क्या क्या पिछले कुछ समय से भारत विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की नीति पर आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन और कनाडा के साथ समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यूरोपीय संघ और इजराइल के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत गंभीर है। सब कुछ ठीक रहा तो साल 2023 में कम से कम 2 समझौते हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि भारत जिस तरह से द्विपक्षीय व्यापार के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यापारिक समझौते के जरिए भारत अपनी रूढ़वादी एवं संरक्षणवाद की वैश्विक छप को बदलने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्षेत्रीय व्यापार, आर्थिक भागीदारी RCEP जैसे अहम व्यापारिक समझौते में सम्मिलित न होने की वजह से हुए नुकसान से उबरना चाहता है। आप ये जानते हैं ना, RCEP से इंडिया बाहर हो गया था। सच तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरे अन्य देशों के साथ
मुक्त व्यापार समझौते की एक बड़ी वजह क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते से बाहर होने के कारण भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में भारत इस नुकसान की भरपाई के लिए, ये अपने विचार हैं लेखक के, उन देशों की तलाश में जो इसके लिए उत्पादों के लिए अपने बाजार को खोल सकें। RCEP एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड सहित कुल 15 देश शामिल हैं। करीब 1/3 वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने दायरे में समेटने वाले इस समझौते में चीन की अहम भूमिका होने के कारण इसमें भारत शामिल नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से मुक्त व्यापार समझौते की जो दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है, इस समझौते के जरिए भारत अपनी रूढ़िवादी एवं संरक्षणवादी छवि से छुटकारा पाना चाहता है। RCEP से अलग रखने के लिए फैसले की एक आलोचना की जा रही है कि भारत अपने बाजार को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षणवाद की नीति पर आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा व्यापार समझौते कुछ अन्य वजह भी है। पहली रणनीतिक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी है। दोनों क्वाड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ साथ है, लेकिन मुक्त व्यापार समझौता न होने के कारण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में अपेक्षित भागीदारी नहीं हो पा रही थी। अब मुक्त व्यापार समझौते के अमल में आने के बाद दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को मजबूती मिलेगी, साथ ही स्थानीय उद्योगों के लिए भी एक नया फलक खुल सकेगा। अगला पॉइंट, भारत अपनी महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत साल 2030 तक मौजूदा निर्यात के लक्ष्य को 6 गुना बढ़ाकर 20 खरब डॉलर तक ले जाना चाहता है। ध्यान रखिए, बहुत बेहतरीन पॉइंट, कि भारत अपनी महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत साल 2030 तक मौजूदा निर्यात के लक्ष्य को 6 गुना बढ़ाकर 20 खरब डॉलर तक ले जाना चाहता है। इसके लिए भी विभिन्न देशों के साथ इस तरह के व्यापार समझौते जरूरी हो गए हैं। इसके अतिरिक्त जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन का आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है, उसे काउंटर करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते को रणनीति कारगर साबित हो सकती है। आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार समझौते के महत्व को इस बात से समझा सकता है कि समझौते में ही भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले 6000 उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, यानी कि 6000 उत्पाद जो हम ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करने में कोई शुल्क नहीं होगा, यानी 0 शुल्क लगेगा। इससे विशेष रूप से क्या क्या है, कपड़ा, जिसे भारत की महारत हासिल है, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र सम्मिलित है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 31 बिलियन डॉलर से बढ़ करके लगभग 45 से 50 अरब डॉलर हो जाएगा। कितने? अभी जो 31 बिलियन डॉलर है वो लगभग 45 से 50 अरब डॉलर का हो जाएगा। दूसरी ओर भारत ने अपनी टैरिफ लाइनों के 70% से अधिक पर ऑस्ट्रेलिया को तरजीह पहुंच प्रदान की है, जो मुख्य रूप से कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पाद हमारे तैयार उत्पाद को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप देश में नौकरियों के भी अनेक अवसर पैदा होने की संभावना है, जिसमें करीब 10 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि जॉब के क्षेत्र पे भी काम करेंगे। वर्ष 2021-22 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 25 अरब डॉलर मूल्य का व्यापार हुआ। कितना? 25 अरब डॉलर का 21-22 में, जिसमें भारत से ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया से भारत को 18.7 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया से भारत ज्यादा हुआ था। अन्य देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा आयात हमारे निर्यात की तुलना में अधिक है। इससे जो व्यापार घाटा होता है वो भारत के लिए गंभीर मसला है, लेकिन अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय चिंताओं पर सकारात्मक रुख अपनाया है। मार्च 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि अल्बनीज की इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार घाटे को कम किए जाने के मुद्दों पर चर्चा होगी। अगले कुछ वर्षों में भारत को अन्य देशों के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए केवल रणनीतिक कदम उठाने होंगे, बल्कि मुक्त व्यापार समझौते के साझेदार देशों को अधिक निर्यात कर व्यापार घाटे को कम करना होगा। हालांकि बीते वर्ष में हमारा कुल वस्तु निर्यात लगभग 425 अरब डॉलर का रहा है, जो एक रिकॉर्ड था। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में भी ये पहला अवसर है जब उसने किसी देश के लिए 100% टैरिफ लाइन खोलने का फैसला किया है। स्थिति चाहे जो भी हो, ये तो तय है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ECTA समझौते से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, सर्विस सेक्टर को नई ऊंचाई मिलेगी, द्विपक्षीय व्यापार के नए अवसर खुल सकेंगे। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं, इसके पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्या पॉजिटिव नेगेटिव लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।